हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम हेयर, जहां पर आपकी बात की गई है दैट इज़ रिगार्डिंग द कैनेडियन पीएम, जो फर्स्ट पेज से आ रही है। आपके कनाडा के पीएम चेंज हो रहे हैं, राइट। जस्टिन ट्रूडो अब तक वहां पर प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बट नाउ अब मार्क कार्नी जो हैं ही विल बिकम कनाडाज नेक्स्ट पीएम। ऑल राइट, एंड ही इज फ्रॉम द लिबरल पार्टी इटसेल्फ। ठीक है जी। उसके बाद और ये ऐसे टाइम पे शफल हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी टैरिफ वॉर स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद क्या स्टेक रहने वाले हैं, किस तरीके से चीजें चेंज होने वाली है, ऐसे में एक वन ऑफ द प्राइम नेशंस के हेड ऑफ द स्टेट चेंज हो रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया है, वही आपको एक बार देख लेना है कि किस तरीके से जो ये प्रेशर पॉलिसी चल रही है या चीज़ें जो है थोड़ी अपहेवल में हैं, उसको किस तरीके से केटर किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक ललित मोदी की रिलेटेड एक आपका आर्टिकल आया है जो इंडिया से फ्यूजिटिव रहे हैं। ठीक है, वेनेटाउ, दैट इज योर वन ऑफ दी सेंट्रल अमेरिकन नेशंस। वहाँ से पैसिफिक आइलैंड के नेशन है वेनेटाउ, नॉट सेंट्रल अमेरिका। वहाँ से उन्होंने जब अपना अप्लाई किया है वहाँ का पासपोर्ट, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले भी इन्होंने अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो यूके एम्बेसी को सबमिट करने की बात की है कि वहाँ पर अभी अपना पासपोर्ट सबमिट करा रहे हैं और वेनेटाउ का ले रहे हैं। रीजन बीइंग ये ही इज़ वन ऑफ द फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स ऑफ इंडिया, और यहाँ से जा रहे हैं तो किस तरीके से इन्हें वापस लाया जा सकता है या किस तरीके से इनको एक्स्ट्राडाइट करके वापस भारत लाएंगे, केसेस किस तरीके से रिजॉल्व होंगे, उस चीज़ से रिलेटेड है। दैट इज़ वाई ये न्यूज़ आई है। जस्ट रीड आउट आर्टिकल है, आपको एक बार देख लेना है। पॉलिटिकल न्यूज़ से एज सच यूपीएससी सीधा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं आज के पेपर में। बाकी सब वन ऑफ दोज पॉलिटिकल साइड फ्रंट पर आपको चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नई दिल्ली फिर से कोशिश कर रही है रिस्टोर करने की हाई कमिश्नरेट एट कनाडा। देखिए, अगर हम इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को अभी पिछले कुछ टाइम से, लगभग पिछले 5 सालों में अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर खालिस्तानी जो आपके किलिंग्स हुई थी, खालिस्तानी पीएम निज्जर की, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें जो है वो आउटस्पोकन फ्रंट पर आ गई थी। ठीक है, जहाँ पर अमित शाह जी का नाम भी बीच में आ गया था, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। काफ़ी सारे हमारे डिप्लोमेट्स का नाम आ गया था कि यहाँ पर ये जो किलिंग है ये इंडिया ने स्पॉन्सर कराई है या इंडियन गवर्नमेंट की रजा में हुई है। उसके बाद से ही आपके इंडिया और कनाडा के रिलेशन से एक दूसरे के साथ थोड़े से गड़बड़ा गए थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मोड ले गई थी, यहाँ तक कि हाई कमिश्नरेट से लोगों को वापस बुला लिया गया था और यहाँ से एक्सपेल आउट कर दिया गया था। नाउ अब वहाँ पर जब आपकी जो है लीडरशिप बदल रही है, जैसा हमने फ्रंट पेज पर ही देखा कि जस्टिन ट्रूडो जा रहे हैं, उसके बाद अब जब यहाँ पर आपके नेक्स्ट आ रहे हैं तो नाउ वी हैव टू लुक आउट कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। यही यहाँ पर बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू रीस्टोर हाई कमिश्नरेट टू कनाडा दैट एग्जिट ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, बिकॉज अब वर्चुअली वो जो सील ऑफ फ्रोजन थी 2023 से, जो निजर किलिंग के बाद से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से अब ये चीज़ देखी जा रही है कि अजीत डोवाल जी ने बात करने के बाद ये कोशिश की है कि फिर से दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप फिर से ठीक किए जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यही चीज़ आपको मेजर जो चीज़ें हैं वो यही समझ में आएगी। बिकॉज देखो, अगेन वही चीज़ है, कनाडा भी वन ऑफ द ब्रंट नेशंस है जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से परेशान है, वो भी उसको रिटेलिएशन में है। और जैसा हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन हो या चाहे दुनिया की चाइना हो, जो भी रिलेशंस हैं, जो भी देश है हमारे, वो सब चाह रहे हैं कि भारत जो है वो कंफर्टेबल स्पेस में हो, भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हों, बिकॉज भारत की मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, तो कनाडा भी वन ऑफ द प्राइम नेशंस है जिसके साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी बहुत अच्छे चलते आए हैं। ठीक है, हमारा बहुत सारा बिजनेस वहाँ के साथ इन्वॉल्व है, चाहे इमिग्रेशन का हो चाहे बाकी चीज़ों से रिलेटेड हो। सो दैट इज़ वाई अगेन ये नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ के चलते ये पूरी बात आपका आर्टिकल आज ये उसी रेफरेंस में है। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आपकी कोलेजियम सिस्टम ने कलकत्ता हाई कोर्ट जज जया मल्ल्या बागची को आपके नॉमिनेट किया है कोलेजियम सिस्टम ने। ठीक है, टुवर्ड्स द हायर कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया।
एंड अब फाइनली उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। ऑलराइट, तो ये जज हैं जो 2031 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन के अंदर खड़े हैं। आपके साथ उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था दैट आफ्टर दी थर्ड जजेस केसेस, 3 जज केस, जस्ट अ सेकेंड, जब आपका 3 जजेस केस आया था उसके बाद से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के से किसी भी जज के अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है, इन कंसिडरेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ उसी चीज को जब वो चीज फिर कंसेंसस में बदली, फिर वो ये बदला कि आपको वही चीज माननी है जो आपके चीफ जस्टिस कहेंगे। फिर चीफ जस्टिस के साथ जन्म हुआ कोलिजियम सिस्टम का, जिसे हम 3 जजेस केसेस में पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, और 3rd जजेस केस के बाद ये इंश्योर हो गया कि 5 जजेस का पैनल होगा जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो उन नामों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट होना है और किसे नहीं, ठीक है, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड हो, वट एवर द केसेस, वहां पर कोलिजियम सिस्टम आपका वर्क फंक्शन करता है। ऑलराइट, और इसीलिए ये वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक भी रहता है जिसके अंदर आपकी जुडिशरी के पास आप कह सकते हैं थोड़ी हायर अथॉरिटी है, एक्स्ट्रा लिबर्टी है, लेकिन हमेशा यही माना जाता है कि until and unless judiciary is working for the betterment of the society, it is fair enough अगर इस तरीके की पावर्स उनके पास है भी, ठीक है। तो इसके अंदर हम रेपरकशंस में एनजेक वगैरह ये सब कुछ पढ़ते हैं, वो सारा आपको एक बार देख लेना है, बिकॉज नई अपॉइंटमेंट हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। मेंस में नेचुरली इसमें से क्या आ जाएगा फिर आपके लिए, दैट इज योर एनजेक वाला इशू आ जाएगा, कोलिजियम सिस्टम आ जाएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आज के पेपर में है, दैट इज फ्रॉम हेयर, इट इज हेयर। सिप्री की रिपोर्ट आ गई है फिर से, काफी सालों से ये रिपोर्ट हमारे लिए मायने रखती है, ठीक है, जो ओवरऑल हमें एक इंटरनेशनल, स्टॉकहोम इंटरनेशनल है ये, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी रिपोर्ट हमेशा ये बताती है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैकेनिज्म किस तरीके से चल रहा है, स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर के अंदर, स्पेसिफिकली आर्म्स रेस एम्युनिशंस के सेक्टर में, ठीक है। तो इस बार की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है यूक्रेन के बाद। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है आर्टिकल। इसकी रिपोर्ट की आपकी क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन, नेचुरल सी बात है, यूक्रेन अगर वॉर कर रहा है तो वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कोई देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है एम्युनिशन तो वो भारत है, ऑलराइट। और इसके अंदर भी जो स्टैट्स बता रहे हैं, हम सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें 36% आर फ्रॉम रशिया, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा फ्रेंच के साथ है, ऑलराइट, ये सारी चीजें इसके अंदर आई हुई है। पहले हमारा जो रशिया से इंपोर्ट होता था लगभग 55% था 2015-19 के पास, लेकिन अब वो पिछले कुछ सालों में घट गया है, इट इज नियरली 36%, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आया हुआ है। नाउ इट इज हेयर, यहां से देखिए, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर थ्रू द ट्रेड फिगर्स, डिक्रीज्ड बाय 93%, ऑल्दो हमारा डिक्रीज हुआ है 2015-19 के कंपैरेटिवली मार्क करें, 4 साल की रिपोर्ट आई है, ठीक है, लेकिन अभी भी बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है रशिया और फ्रांस के लिए भारत, ऑलराइट। तो वॉल्यूम ये बता रहा है कि रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ एम्युनिशन के ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जो इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है वो ये कि चाइना टॉप 10 इंपोर्टर्स की लिस्ट से बाहर हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना ने एम्युनिशन बनाना या होल्ड करना बंद कर दिया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी इतनी बढ़ा ली है कि उन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि इंडिया अभी भी इंपोर्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, रादर चाइना जो है इट बिकेम इवन मोर डोमिनेंट एज इट इज अ सप्लायर नाउ, ठीक है, एज अ सप्लायर रादर देन एन इम्पोर्टेंट, क्योंकि 80% ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट जो है
दे आर फ्रॉम चाइना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि चाइना अब खुद इंपोर्ट कम करता है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। अपने आप को लगभग 1990 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है चाइना, लेकिन याद रखना वो इंपोर्ट लिस्ट से बाहर है, ठीक है। उसके बाद नाउ सी रशिया डिलीवर्ड मेजर आर्म्स टू 33 कंट्रीज इन विच 2/3 वेंट टू इंडिया, चाइना एंड कजाकिस्तान। ऑलराइट, उसके बाद फ्रेंच के एक्सपोर्ट्स हमारे लिए ज्यादा हैं, राइट। यूरोपियन कंट्रीज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड बिटवीन इंडिया, फ्रांस ने 65 कंट्रीज को दिया है। एंड नाउ सी हियर इंडिया रिसीव्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फ्रेंच आर्म्स एक्सपोर्ट्स, दैट इज ऑलमोस्ट 28%। तो हमारा भी शिफ्ट दिख रहा है रशिया की कंपैरेटिवली, अब हम फ्रेंच की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट इसका था कतर, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देख लेनी है, ये फैक्ट्स और फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द न्यू आर्म्स ट्रांसफर फिगर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट द रीआर्ममेंट टेकिंग प्लेस अमंग स्टेट्स इन यूरोप इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स फ्रॉम रशिया। एक और चीज जो यहाँ पर देखी गई है कि रशिया, यूरोपियन कंट्रीज के भी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनका ट्रेड भी बहुत अच्छा खासा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट किया जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के साथ। जैसे यूक्रेन को इंपोर्ट करना पड़ा जस्ट बिकॉज रशिया ने अटैक कर दिया, सिमिलरली बाकी नेशंस भी उसी तरीके से अपने मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें स्टेबल रहें, चीज़ें नॉर्मलाइज कर सके या अपने आप को रेडी कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए यही इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें यही है, हमें ये पता होना चाहिए कि भारत कितना % कर रहा है, कौन से नंबर पे है। हमें ये पता होना चाहिए कि भारत सबसे ज़्यादा कर कहाँ से रहा है, कौन कौन से नेशंस के साथ हमारे रिलेशन सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, ऑलराइट। उसके बाद देखिए इसी लीग के अंदर हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज दिस वन, ओवर 6 लाख केसेज आर आइडेंटिफाइड एज टीबी कंट्रोल कैंपेन। इंडिया वन ऑफ द प्राइम नेशंस है, लगभग 6 लाख ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स नोटिफाई किए हैं अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से 4.3 लाख हैव बीन डायग्नोज्ड इन दी 455 इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट्स, जो यूनियन मिनिस्ट्री ने 100 डे इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। इंडिया वन ऑफ द प्रोबेबल नेशंस है जहां पर टीबी के केसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और उसमें से फिर से फिगर्स यही आ रही हैं कि लगभग 6 लाख के आसपास आपके जो है टीबी के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। नाउ अगेन इट इज समथिंग विच इज मोर ऑपरेबल, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये आया हुआ है, द 100 डेज टीबी मुक्त भारत अभियान इज एन आउटकम ऑफ अ न्यू स्ट्रैटेजी, जहां पर एक्सरे मशीन्स की मदद से आपकी स्क्रीनिंग होती है, लोगों को पता करा जाता है, एंड इसकी मदद से ही आपका सारा का सारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग्स होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीबी एपिडेमिक विद इन्फेक्शन स्टिल अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। The country incidence has declined by 17.7 from 2015 to 2023 के बीच में हमारा जो नंबर है वो 17.7% से घटा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही दिशा में काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं हैं जितने हमें चाहिए, ठीक है। नंबर्स अभी काफ़ी लो हैं, ये चीज़ क्लियर हो रही है इस स्टैट्स की मदद से, क्लियर है जी। तो ये न्यूज़ आपको एक बार देख लेनी है, इंडिया का ये कैंपेन आपको समझ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगेन एक बॉम्ब हॉक्स की न्यूज़ आई हुई है, एयर इंडिया की फ्लाइट को रिटर्न करना पड़ा। देखिए पिछले साल भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रिकवर किए गए थे जिसके अंदर फेक न्यूज़ आई थी कि बॉम्ब रिलेटेड, दैट इज बॉम्ब इज ट्रांसप्लांटेड एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स को आपके ट्रांसफर्स किया गया था या लॉन्गर स्टेज के लिए रखा गया था, सो दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। उस चीज़ के चलते अब ये फिर से एक और न्यूज़ आ रही है विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है। नाउ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगेन फिर से वही न्यूज़ आई है जो हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तमिलनाडु के अंदर आपकी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई क्या तमिल लैंग्वेज में पॉसिबल है, बिकॉज M.K. स्टैलिन ने ये चीज़ कही है कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो बेसिकली BSF जो आपकी सी हेयर इट इज CRPF के जो एग्जाम्स हैं वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के अंदर ना हो बल्कि तमिल लैंग्वेज के अंदर भी हो। तो इसी के अंदर आपके होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब बात की थी कि आप तमिल और
तमिल लैंग्वेज में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कीजिए। ये पूरा आर्टिकल उसी की तरफ है। देखिए एज सच यहाँ से सीधा सीधा कुछ नहीं आने वाला है कि वो आपसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में कुछ पूछेगा, बट यस ये केस स्टडी का रूप है जो डिटेल्ड एनालिटिकल व्यू पॉइंट बना हुआ है, रीजन बीइंग दी पॉलिटिकल स्टिफ। ठीक है, बहुत टाइम से बहुत सारे रीजंस की वजह से तमिलनाडु स्टेट के साथ चीजें चल रही हैं जो कि आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या फेडरलिज्म स्ट्रक्चर की तरफ जाते हुए आपको क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक है, उस चीज के अंदर कि किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सकता है जब इतने इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नर की पोजीशन से रिलेटेड हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, डिलिमिटेशन से रिलेटेड हो, एंड नाउ दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। राइट, इस आर्टिकल के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि तमिलनाडु के अंदर जो तमिल लैंग्वेज में कोर्सेज शुरू किए थे इनिशियल ईयर्स में गवर्नमेंट ने 20% की रिजर्वेशन भी रखी उन लोग बच्चों के लिए जो सिर्फ तमिल लैंग्वेज में पढ़े हैं, बट इनिशियल ईयर में ग्रोथ देखने के बाद काफी टाइम के बाद उसके अंदर एडमिशंस ऑटोमेटिकली कम हो गए, इतने कि यूनिवर्सिटीज को कोर्स खुद ही रूल आउट करने पड़े। ठीक है, तो ये चीज अब देखने लायक है कि अवेलेबिलिटी होना और उसके अंदर एनरोलमेंट होना दो अलग बातें हैं। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा आर्टिकल घूम रहा है। इट इज जस्ट अ रीड आउट आर्टिकल, आप सिर्फ जिस्ट से भी समझ जाएंगे, कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंफॉर्मेशन मैं नहीं कहूंगी कि है, रादर देन सेकंड जो हमारा आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्विक कॉमर्स। देखिए ये कुछ नई चीज निकल कर आई है जिसके अंदर आपके 2-3 टर्म्स आई हैं, जैसे डार्क स्टोर्स हो गए, क्यू कॉमर्स हो गया। ये है क्या? क्विक कॉमर्स सिर्फ यही है कि जो आपके कोविड-19 के टाइम पे डिजिटल शॉपिंग चला है, ऑनलाइन शॉपिंग का जो पूरा माहौल बना है कि घर बैठे ऑर्डर कर लीजिए, वो चीज उसे क्विक शॉपिंग कहा गया है, क्विक कॉमर्स कहा गया है। जैसे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं ऑनलाइन, जब आप घर बैठे ही चीजों को 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर डिलीवरी करा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो ऐसे के अंदर आपके डार्क स्टोर्स खुल गए हैं। डार्क स्टोर्स मतलब वो ऑन साइट परचेज और सेल का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्टॉक के लिए हैं, जहां पर आपका जो बेसिकली जो कस्टमर है वो वहां से ऑर्डर करेगा और उसके लिए स्टॉक वहां पर प्रेजेंट होगा, देन वहां से वो कस्टमर के पास जाएगा एंड पूरी की पूरी चेन आपकी सप्लाई चेन में आ जाएंगे। अब ऐसे केसेस के अंदर जो चीजें यहाँ पर हुई हैं देख लेते हैं एक बार। हाउ डज क्विक कॉमर्स फंक्शन? As a subclass of e-commerce, quick commerce queue it entails rapid delivery, typically in 10 to 20 minutes. पहली बात 10 से 20 मिनट में, ठीक है। और उसके बाद ये एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ डार्क स्टोर्स या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के साथ आपकी कनेक्टेड है, जिसके अंदर आप डार्क स्टोर्स को ऐसे समझ सकते हैं वो वेयर हाउसेज जहां पर आपके कस्टमर खुद जाकर शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वेयर हाउस है, वहां पर आपका सामान सारा एक ही जगह स्टोर किया गया है और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो नियरेस्ट पॉसिबल डार्क स्टोर से उस चीज को आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे देख लेते हैं। सी हियर इट इज, द आइडिया इज टू बी इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर। एडिशनली अनलाइक अ ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर, अ मॉडर्न रिटेल, क्विक कॉमर्स वाले जो हैं दे आर बेस्ड अराउंड अ मोबाइल ऐप। ठीक है, एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये लोग कनेक्टेड होते हैं उसी के थ्रू, और उसी के थ्रू ये अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं कि पर्टिकुलरली इस एरिया का जो बंदा है वो ज्यादातर किस चीज से अपने आप को कनेक्ट रखता है, इस एरिया के लोगों की ज्यादातर डिमांड किस चीज की है, उसी के हिसाब से ये लोग डार्क सेंटर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, बनाते हैं। नाउ सी व्हाट इज इन इट फॉर द ब्रांड्स। ब्रांड इसके अंदर कैसे आता है? नाउ यहाँ पर एक स्टडी ने बताया है कि आपके जो ब्रांड्स हैं वो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि लो कॉस्ट जो एम्प्लॉयबल मैन पावर है, जिन लोगों को बहुत ही मतलब सिर्फ काम चाहिए कि पैसा उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन कुछ काम करना है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग लो कॉस्ट पे भी लगने के लिए तैयार हैं, अक्सर वही लोग इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और उनके ये भी आप ये कह सकते हैं कि जिनके पास इतना ज़्यादा कोई स्किल सेट भी नहीं है कि उनको कोई एफिशिएंट जॉब मिल सके, वो आपकी जो पॉपुलेशन है इस काम के अंदर ज़्यादा एनफोर्स कर दी गई है। द अदर एस्पेक्ट इज अबाउट अबंडेंट चॉइस। आपको पता है कि आपके सिंगल क्लिक के ऊपर आप 4-5 ऑप्शंस में से टिक कर सकते हो कि मुझे ये वाले ब्रांड का ये वाली चीज़ इस तरीके से चाहिए, और वही आपके डोर स्टेप पे आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इफ एन इंडिविजुअल कंपनी हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रोजन चिल्ड प्रोडक्ट, अब देखिए ये चीज़ इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप,
कि अगर किसी कंपनी को फ्रोजन या चिल्ड प्रोडक्ट भेजना है तो वो उसके लिए इंश्योर करेगा कि जहां उसने भेजना है किसी रिटेल आउटलेट पे उसके पास फ्रीजर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा नहीं है, उसने अपने प्रोडक्ट को वहां डाला है। डार्क वेयर हाउस की ये आप कह सकते हैं वो इंश्योरमेंट करेगा कि हाँ अगर कस्टमर की डिमांड ऐसी है तो वो उस तरीके से ही आपके प्रोडक्ट को बेचेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ बाउंडेड चेन्स हैं जो फिजिकल नॉर्मल उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो गई है, एनहांस हो गई है, वो चीज़ें प्रॉब्लम आपकी ईजी हो गई है। नाउ ट्रेडिशनल रिटेलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एनजीओज हैं, जो एफएमसीजी स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे इंडिया से आपके बिलोंग कर रहे हैं ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, प्रीडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग जो है वो मेजर कंसर्न्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यहाँ पर बताए हैं। ये सबसे बड़ा है जो ट्रेडिशनल मार्केट को खत्म कर रहा है, क्योंकि डीप डिस्काउंट दिखा देगा वो 15%, 20%, जो चीज़ आप ऑफलाइन के अंदर अगर आपको 50 की मिल रही है वही अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन में 43, 40 या कितने भी रुपीस की डिस्काउंट के बाद मिल रही है तो नेचुरली आप वन क्लिक गो पे ही जाना पसंद करेंगे। या अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप पहले एक बार उसका ऑनलाइन प्राइस ज़रूर चेक करते हैं कि क्या ये मुझे ऑनलाइन सस्ती पड़ रही है या नहीं। ठीक है, तो वो जो रिटेलिएशन आ गया है, वो जो प्रीडेटरी प्राइसिंग, वो जो डिक्रीज इन डिस्काउंट एफर्ट्स आ गया है, उसकी वजह से जो आपकी रिटेल मार्केट है वो कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रही है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है, सो द ए ऑल्सो पॉइंटेड टू द प्लेटफॉर्म्स हैविंग डीप पॉकेट्स बिकॉज ऑफ द इनफ्लो फ्रॉम द वेंचर कैपिटलिस्ट और एफडीआई। अब इसके अंदर ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर एफडीआई भी है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी है, तो इस वजह से इनके पास पैसा भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अमाउंट इन द सेंस कि मतलब वैरायटी ज़्यादा रख पा रहे हैं और इसी की वजह से इनकी जो इनकम है वो ज़्यादा जनरेट हो जाती है, कस्टमर बेस ज़्यादा स्ट्रांगली सामने खड़ा हो जाता है और इनको ट्रेडिशनल मार्केट्स को इसके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल इस आर्टिकल को। अगर हम एक बार देखें तो देखिए यहाँ पर see here it is the yes, यहाँ पर सभी कुछ ट्रायो का भी नाम बताया है, द ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। जेप्टो है, ये ब्लिंकिट हो गया, 10 मिनट में आपके घर हैं, 20 मिनट में हैं, सबसे तेज कौन है, इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपने भी देखी है। तो ये सब उसी रेस में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आपके कस्टमर को हैंडल आउट करना है, और ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये क्विक कॉमर्स के अंदर जा रहा है। नाउ अब आप इस चीज को समझिए कि ये जो आर्टिकल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। कैसे? क्योंकि ये वन ऑफ द इमर्जिंग डिमांड्स ऑफ इकोनॉमी है, वन ऑफ द इमर्जिंग सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चलते आया है। ये सोसाइटी को लिंक भी कर रहा है, ये सोसाइटी के लिए कंसर्न्स भी क्रिएट कर रहा है, ये सोसाइटी को अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये सोसाइटी को आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में भी डाल रहा है ड्यू टू दीज प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट्स हैम्पर हो रही हैं। ऑलराइट, तो जब ऐसी कोई चीज आपकी एकदम ऑल टुगेदर नए तरीके से राइज होती है जिसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आप समझिए वो चीज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऑलराइट, तो क्विक कॉमर्स हो गया, जैसे गीगानॉमिक्स आई थी, इसी तरीके से ये जो सारी चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनको समझना और इनको अपने पास एक तरीके से अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट चल रहे हैं अगेन रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, यूक्रेन वांट्स पीस, ये चीज़ें चल रही हैं, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। ऊपर की चारों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ फॉलोइंग रिव्यू के अंदर पता लगा है कि जो यूएस की एड कंपनी है, जो ऑल इंडिया, जो आपकी पूरी दुनिया के अंदर आपकी एड पहुंचाती थी, उसमें से लगभग 83% उन लोगों ने प्रोग्राम्स को स्क्रैप कर दिया है ऑलरेडी। जैसे कि हमने भारत का भी देखा था वोटर टर्नआउट के लिए जो मामला सामने आया था। ठीक है, पूरी दुनिया भर में अलग अलग चीज़ों के लिए लगभग 83% जो प्रोग्राम्स है वो यूएस एड के 5200 कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ऑलराइट, ये चीज़ सामने आई है। दूसरा, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल, ग्रीनलैंड के पीएम बोल रहे हैं। अगेन ग्रीनलैंड इशू न्यूज़ में चल रहा है। डेविस स्ट्रेट डेनमार्क के पास जो हमने आपसे बात की थी हमने, ठीक है, बैफिन आइलैंड के पास जो पड़ती है वो आपको पता होना चाहिए। पूरे एरिया की इकोनॉमी और वहाँ की ज्योग्राफी, बेसिकली आपकी लोकेशन वगैरह वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट आ रहा है अगेन, ईरान टू कंसीडर टॉक्स ऑन मिलिटराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, ईरान ने कहा है कि वो अपने आप को नेगोशिएट करने के लिए तैयार है अगर यूएसए कन्फाइंड करे टॉक्स को सिर्फ अबाउट द मिलिटराइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड बात कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें, उनकी इकोनॉमी, उनके टैरिफ्स और ये सारा कुछ, उसके ऊपर ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं लगाएंगे, तब सिर्फ तभी जो है वो ईरान जो है, सी हियर इट इज, सीधा सीधा लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, दैट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेगोशिएशन is to address concerns vis-a-vis any potential militarization of Iran's nuclear program, such discussions may be subject to consideration। हम सिर्फ तभी कंसिडर करेंगे, else और अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, हमारी पहले भी डिस्कशन हुआ है कि इतने सारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज में से वन ऑफ दी जो इश्यूज है वो जेकपोआ है, जिसके अंदर जॉइंट एक्ट आपका जो है एक एक्ट हुआ था, पैक्ट हुआ था सॉरी, जिसके अंदर ईरान और यूएसए ने ये साइन किया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे होल्ड लगा देगा और यूएसए उसकी डेवलपमेंट में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार आपके उसमें आए थे, उन्होंने इस पूरे ही जेकपोआ प्रोग्राम को क्या कर दिया था, होल्ड आउट कर दिया था। ठीक है, और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी लगा दी थी, हर तरफ से टैरिफ्स एंड रिसेशंस और नो ट्रेड पॉलिसी ईरान के साथ लगा दी थी। नाउ अगेन टर्म्स हैव कंक्लूडेड कि ये लोग फिर से बात करना चाह रहे हैं। अब इस चीज को ईरान किस तरीके से देख रहा है, कैसे काउंटर आउट करने वाला है, वो देखने लायक रहेगा। Alright, so that's all from today's news discussion. I hope you'll like the video, and for more such informative videos, stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you.